नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत सिंह और हम दोबारा से हाजिर हैं आप सभी के सामने। जैसा कि हमने इजराइल भर्ती को लेकर के कई वीडियो बनाए हैं और जो हरियाणा सरकार और यूपी सरकार ने जो इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें करीब 10,000 वर्कर्स की रिक्रूटमेंट के लिए जो चार ट्रेड हैं उनके लिए पहले रोहतक में और फिर लखनऊ में भर्ती हो चुकी है। उसका रिजल्ट अभी घोषित कभी भी हो सकता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इजराइल देश के बारे में, वहाँ लेबर लॉज कैसे हैं, वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्हीं बातों को आगे लेकर के आज हम हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर अखिलेश कुमार। डॉक्टर साहब एक हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट हैं, इजराइल में रह चुके हैं। हम थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में और इजराइल के बारे में बहुत सारी बातें लिमिटेड समय में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर जी। धन्यवाद आपके इस फोरम के लिए। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बता दीजिए, इजराइल के साथ संबंध भी बता दीजिए। जी, मेरा नाम अखिलेश कुमार है, जैसा कि आपने बताया। और मैंने इंडिया में एमएससी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी किया था। फिर मैंने पीएचडी सीएसआईआर लैब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, जो सीएसआईआर की लैब है कलकत्ता में है। और हमें डिग्री जो है यादव यूनिवर्सिटी से अवार्ड है। उसके बाद मैंने आईआरई पूसा में काम किया। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन है जो विजिटिंग साइंटिस्ट, या जिसको हम लोग आफ्टर पीएचडी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप कहते हैं, उसके मेरा चयन हुआ था, जिसपे मैं 2010 अक्टूबर में इसराइल गया था। और करीब मैंने 4 साल से ज्यादा वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, जिसको वोल्केनिक सेंटर बोलते हैं या एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो तेल अवीव के पास में है। रिसन लेजियोन शहर का नाम है। मैंने वहाँ करीब 4.5 साल पोटैटो पे रिसर्च किया। तो एज ए साइंटिस्ट मेरा काफी लंबा संबंध रहा है। और उसी समय इंडिया में इंडोजेल सेंटर स्टार्ट हो रहे थे। तो वो चीज मैंने वहां रह के जानकारी मुझे पता लगा, और मैं इंडिया वापस आके जो पहला इंडोजेल सेंटर है घनौडा करनाल में, वहाँ पे 1 साल मैंने हरियाणा हॉर्टिकल्चर के साथ काम किया। और उसके बाद मेरा जो संबंध है इसराइलियों से और वहाँ की टेक्नोलॉजी से, वो बढ़ता गया। और फिर मैंने 2016 में अपनी खुद की कंपनी की। और अभी हम एंडोजेल जो एग्रीकल्चर प्रिसीजन फार्मिंग टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कई राज्यों में कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, तो ये आपने अपना बैकग्राउंड बताया। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। अभी हरियाणा सरकार और यूपी सरकार ने दो इजराइल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक भर्ती की है, और ये हमारे इंडिया वाले कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इस तरफ तो जाने का एक रुझान बना हुआ कई सालों से। इसराइल में इस बड़े लेवल पे, क्योंकि वहाँ और दूसरे साउथ इंडिया से तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन अभी नॉर्थ इंडिया से जाने का ये शायद पहला एक अवसर है, वो भी सरकारी लेवल पे इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव, इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहते तो सर जी, सबसे बड़ी बात यह कि इसराइल के बारे में दो तीन चीजें जो सबको पता होनी चाहिए। इसराइल इज जूइश स्टेट, यहूदियों का ही देश है। जैसे और किसी धर्म के लोग वहां नहीं रह सकते। और अभी जो फिलहाल 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था गाजा पट्टी के लोगों ने हमास ने इसराइल पे किया, तो मेरा तो करीब 2010 से आज 2024 में 14-15 साल करीब हो गए मेरा संबंध है जो भी। तो मैं इसराइलियों के साथ मेरी कंपनी में इनका एडवाइजर भी हूँ। तो ये सारी वर्क फोर्स के बारे में काफी ग्राउंड लेवल पे जो मैं जानकारी वापस साझा करना चाहूंगा। तो जो पहले इंडिया और इसराइल के बीच में बाईलैटरल कोलेब्रेशन था, तो वो स्पेसिफिक जॉब के लिए था। लेकिन अभी जो फिलहाल ये अटैक हुआ है, उसके बाद से इसराइल ने यह निर्णय लिया है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से जो लेबर आती थी सुबह और शाम को काम करके अपने टेरिटरी में वापस चली जाती थी, इसराइल ने यह तय किया कि अब उन लेबरों को हम अपने टेरिटरी में काम नहीं देंगे। तो जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा एक ह्यूज शॉर्टेज हुई है लेबर क्लास की। तो यहाँ अफ्रीका से और भी कई कंट्रीज, उनको जहां जहां लग रहा है वहां से वो ऐसे बंदे ले रहे हैं स्किल लेबर के नाम पे। तो इस वजह से यह अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए आई है। और ऑफकोर्स वहाँ की करेंसी में देखें तो इंडियन लोगों को लगा कि बेहतर है। और बाकी लिविंग स्टैंडर्ड पे कितना वो बचा पाते हैं। अभी जो मेरी जानकारी में है, दे आर इलेक्ट्रीशियन, सिविल कंस्ट्रक्शन, इस दो में वो देख रहे हैं। एग्रीकल्चर में शायद अभी इंडिया से लोगों को नहीं ले रहे हैं। इससे पहले भी वहाँ एग्रीकल्चर होती है, तो उसकी थोड़ी मैं जानकारी दे दूं। इसराइल में
जो जूश पीपल है वो कभी खुद खेतों में काम नहीं करते। तो उसके लिए वो फिलीपींस लेबर आती है, फिलीपींस से लेबर को लेकर वो फुल टाइम लेबर रखते हैं और उससे ही अपना सारा ऑटोमेशन के थ्रू काम कराते हैं। तो अपना लेबर की बहुत बड़ी समस्या है। तो एक ही कंट्री के लेबर अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहे थे, बट मुझे लगता है कि इंडिया से भी हमें वहाँ मौका मिलेगा लोगों को जाके वहाँ काम करने और सीखने का। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आई है ये इसका सीधा संबंध अपने रिसेंटली में जो वॉर हुआ था उस वजह से। जी अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आप हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट हैं, इसराइल में आप रह चुके हैं, वहाँ की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो पहले हम यही बात कर लेते हैं कि जो इंडियंस हैं, यानी कि जो भी यहाँ से जाएगा उनके पास इंडियन पासपोर्ट होगा, तो इसराइल में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स की क्या रिस्पेक्ट है, या उनको कोई तवज्जो मिलती है, सम्मान मिलता है? और काम की बात करें, क्या इसराइल के लोग अगर किसी को एग्रीकल्चर में बुलाया, हायर किया है लेबर को, तो क्या उनको उतना दाम जितना वो प्रॉमिस करते उतना मिलता है, या एक्सप्लोइटेशन जैसे हम सुनते हैं, एक्सप्लोइटेशन वहां भी होता तो ये अच्छा सवाल है। जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर में अभी तक जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का जो एक्सचेंज था वो बेसिकली वहाँ पे जो फैमिली सिस्टम नहीं है, उनका कल्चर वेस्टर्न है। तो जैसे ही बच्चे 10+2 पास करते हैं इंटर, तो वो माँ बाप से अलग हो जाते हैं। लड़कियां 2 साल और लड़कों के लिए 3 साल आर्मी मस्त होती है। तो जनरली कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं बट बेसिकली वो आर्मी में हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जैसे होता है अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिस्टम अपना बनाया, जोड़ा और अलग रहने लगते हैं माँ बाप से। तो उनके जो माँ बाप है वो बूढ़े होते हैं और घर में अकेले रहते हैं। तो उनकी देखभाल के लिए सबसे बड़ा जो इंडिया में अभी तक मेरे पास ज्यादा था वो था मेटर, जिसको हिब्रू में बोलते हैं, या केयर गिवर या केयर टेकर सुना होगा आपने। तो करीब इंडिया से 18,000 केयर टेकर वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मतलब टोटल इंडियन पासपोर्ट होल्डर। और इसमें 15,000 करीब केयर टेकर है इस पे। और इसमें करीब 2 से 3 हजार ही होंगे जिसमें स्टूडेंट टाइप के लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, एमएससी पीएचडी कर रहे हैं, या जो विजिटिंग साइंटिस्ट हैं, या कुछ आईटी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे आपको केयर गिवर ही इंडियन मिलेंगे। तो वहाँ जो परसेप्शन है ये है कि अगर किसी इंडियंस को देखते हैं तो उनको ये लगता है केयर गिवर है, बट ऐसा नहीं है। अब काफी इंडियन अलग एज ए प्रोफेशनल भी जाते हैं। और जैसा परसेप्शन की बात आपने बोली तो आई थिंक यहूदी और हिंदू धर्म में एक बड़ा ही अच्छी केमिस्ट्री है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि उनको कभी भी हिंदुओं ने प्रताड़ित नहीं किया। जैसे उनको आप वहां जाएंगे तो होलोकॉस्ट हुआ था, हिटलर ने मार दिया था 60 लाख यहूदियों को बंद कमरे में। तो उनको क्रिश्चियन से भी कॉन्फ्लिक्ट है, मुस्लिम लोगों से भी है, जैसे अरब कॉन्फ्लिक्ट आप देखिए हैं। एकमात्र हिंदू धर्म है जिन्होंने कभी भी हमने इंडिया में कभी भी यहूदियों से कोई मतलब प्रताड़ना नहीं किया। और इसीलिए आज की डेट में आपको कोचिन, मुंबई और कलकत्ता में एक अच्छी खासी यहूदियों की आबादी मिल जाएगी। और एक आइला करके कोर्स होता है जिसके माध्यम से अगर बाई रिलीजन आप यहूदी हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप विद इन वीक आप जाके वहां सेटल हो सकते हैं। क्योंकि इसराइल इज नॉट अ कंट्री, उनका एक इसका खाली एग्रीमेंट है। ये यूनाइटेड नेशन ने वहां पे सेटलमेंट बनाया था। तो पूरे विश्व के लोग जो यहूदी धर्म से हैं वो कभी भी आइला के माध्यम से वहां जा सकते हैं। सरकार आपको शुरू में कुछ संसाधन उपलब्ध कराएगी और फिर अपनी आप आजीविका जैसे भी मेहनत करके वहां सेटल हो सकते हैं। तो इस तरीके से उनका ये सिस्टम चलता है आइला के माध्यम से। है। जी डॉक्टर साहब, अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर में नौकरियों की ओर बताइए कि बहुत सारे मेरे वीडियो पे कमेंट आएंगे जी, मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में इसराइल में काम करना है, मैं कैसे पहुंचूं? क्या कोई तरीका, कोई सही तरीका, कानूनी तरीका कोई आप बता सकते हैं? आई थिंक अभी तक कभी ये था नहीं कि, क्योंकि ऐसी अभी तक जो भी हमारा हो रहा था बाइलेटरल कोलेब्रेशन होता था एम्बेसी टू एम्बेसी के बीच में। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अभी जो ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई है इसमें कोलेब्रेशन एजेंसी टू एजेंसी के बीच में हो रहा है। तो थोड़ी टर्म्स कंडीशन बदल रही है, नंबर एक ये इम्पोर्टेंट बात है। और जैसे जो लोग वहां जाना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां का जैसे हमारे यहाँ तो धान, गेहूं, गन्ना, ये सारी जहाँ ज्यादा पानी लगता है वो फसलें उगा रहे हैं। वहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ इसराइल है तो छोटा कंट्री, लेकिन जब आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा क्लाइमेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए बेहतर है। आप साउथ में जाएंगे तो डिजर्ट है। तो जैसे विद इन इंडिया हमारा राजस्थान और हरियाणा में इतना अंतर हो जाता है क्लाइमेट का, इसी तरीके से इसराइल है। तो ये निर्भर करता है कि आप एग्रीकल्चर में जाके करेंगे क्या।
तो मेरे हिसाब से हमारी भारत सरकार को एक ऐसा सैंडविच प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए जिसमें हम अपने बच्चों को वहाँ की टेक्नोलॉजी के हिसाब से पहले ट्रेंड कर पाए, तभी हम एज ए स्किल लेबर बेच पाएंगे। क्योंकि अगर आप अनस्किल्ड लेबर जाते हैं तो आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट हो और स्किल लेबर का हो, और उस प्रोग्राम में अगर इजरायली एक्सपर्ट पढ़ाएं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे बच्चों के लिए कि वहां जाके वो थोड़े स्किल लेबर में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, वहाँ पे मैक्सिमम चीजें ऑटोमेशन पे हैं। जैसे उन्होंने 28-29 तरह के सेंसर बना रखे हैं। अब मेरे खेत में पानी चल रहा है और कहीं ड्रिपर बंद हो गई या लीक हो गई, तो उनके पास मॉइस्चर का एक सेंसर लगा है। वो बता देगा कि इस एरिया में, इस खेत में, इस एरिया में फ्लडेड हो रहा है, पाइप लीकेज है, और इस एरिया के आगे पानी नहीं आ रहा है। तो आपके अपने मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा, प्लीज विजिट योर फील्ड, दिस एरिया इज नॉट बीइंग इरिगेटेड और दिस एरिया इज बीइंग फ्लडेड। या कोई ऐसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है कि कोई गाय आ गई, नील गाय आ गई और सारी क्रॉप को नुकसान कर दी, उनके पास मोशन डिटेक्शन कैमरा है। तो अगर कोई भी ह्यूमन बींग भी आता है, कोई मोशन घुसता है आपके खेत में, तो तुरंत आपको मैसेज अलर्ट आ जाएगा कि आप अपना खेत देखें, उसमें कोई मोशन डिटेक्शन कोई ऑब्जेक्ट मिला, आपको पिक्चर के साथ आपके समय लग जाए। तो हमारी जो खेती है वो बड़ी ट्रेडिशनल है, वहाँ पे सब कुछ एडवांस है, सेंसर बेस्ड है, आईओटी इनेबल्ड है, और अभी भी वो इनोवेशन किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर भारत सरकार या राज्य सरकार कुछ ऐसे ट्रेनिंग दे, जैसे अभी जो बच्चे जा रहे हैं वो एनएसडीसी के माध्यम से जा रहे हैं, बट अभी हमारे पास उनके हिसाब से स्किल लेवल नहीं, जैसे उनका क्या क्रॉप पैटर्न है, उनकी क्या सीजन है किस क्रॉप में। तो अगर हम ऐसी कुछ ट्रेनिंग दे पाए 5-6 महीने की और फिर अपने बच्चों को वहाँ भेजें, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा। जैसे जो केयर टेकर बच्चे जाते हैं, आप लड़के लड़कियां, उनकी ट्रेनिंग होती है 2 महीने की, उनको वहाँ का कल्चर बताया जाता है, ब्लड प्रेशर कैसे लेना है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, कैसे बूढ़े लोगों को खाना है, फिर उनका इंटरव्यू वैसे ही होता है, फिर जाते हैं। तो इस तरीके का जी। एक सिस्टम बनना चाहिए। आई थिंक अभी अनऑर्गेनाइज है, इस पे जरूर कुछ काम करने की आवश्यकता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आपने सही बताया। अच्छा, ये और एक मेरा सवाल था, वो उसका आंसर, लेबर लॉज यानी कि जो लेबर के कानून हैं, क्योंकि अपने यहाँ तो लेबर के रूप में अभी जिस संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो लेबर कानून कैसे हैं? जो कहा जाता है उतने पैसे दिए जाते हैं, या जैसे कुछ गल्फ कंट्रीज में हमें सुनने को मिलता है कि जाते ही जो एम्प्लॉयर है वो पासपोर्ट रख लेता है और उसकी मर्जी होती है वो कितना दाम उसको दे और कितने समय तक उसका शोषण करे। तो क्या इजराइल में कानून के हिसाब से बताइए कि क्या वो मजबूत है, सख्त है? तो इसमें हमने मानना पड़ेगा कि कानून वहाँ बहुत सख्त है, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको हैरानी होगी कि वहाँ के एक राष्ट्रपति अभी भी जेल में है। तो जो देश अपने राष्ट्रपति को जेल में डाल सकता है, तो वहाँ आप समझ सकते हैं कानून कितना सख्त होगा। तो फिलहाल हमारे जो एग्रीकल्चर में वहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है कि जैसे मैंने कहा, अभी एजेंसी टू एजेंसी हो गया। जो मेटापिलिक या केयर गिवर का था, वो थोड़ा सिस्टम अलग था। उसमें क्या होता था कि जो एम्प्लॉयर है वो एक पोर्टल है उनका सिस्टम, उस पे वो ले लेते हैं कि हमें जरूरत है, और एक इंडिया में एक टीम बैठी जो मैच मेकिंग करके उनको देती थी। तो यहाँ पे एजेंसी टू एजेंसी का एग्रीमेंट होता है। जनरली वहाँ पे जो भी लेबर लॉ है वो इंटरनेशनल लेबर लॉ प्रिवेल्स होते हैं, जो बड़े ही सख्त हैं। तो ऐसा कोई ह्यूमन हेरासमेंट नहीं है वर्किंग आवर के जितना हमें इंडिया में होता है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे आपको 8 घंटे डेली काम करना है, और करीब 180 घंटे आपको एक हफ्ते में काम करना होता है। और उनके लिए वीकेंड जो है वो फ्राइडे हाफ डे और सैटरडे पूरा। उनके जैसे हम अपना हिंदू धर्म में बोलते हैं सूर्योदय से हमारा दिन शुरू होता है, वहां पे सूर्यास्त से दिन स्टार्ट होता है। तो फ्राइडे सनसेट से सैटरडे सनसेट को वो शब्बात बोलते हैं। और ये उनके लिए टोटल क्लोज होता है, कोई शॉप नहीं खुलेगी, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। कंट्री विल बी लाइक एवरी वन नीड्स रेस्ट। और हाफ डे फ्राइडे कर लीजिए, फुल डे सैटरडे कर लीजिए, ये उनका वीकेंड होता है, वन हाफ डे का। और इस पे अगर कोई काम करता है तो उसको ओवर टाइम ज्यादा पैसे मिलते हैं। और बाकी जो एज पर नॉर्म्स है वो आपको उतने करने होंगे उतने पैसे मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है। लड़कों के लिए करीब $1 रुपीज पर डे का उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो कंपलसरी है, वो एम्प्लॉयर देता है। लेडीज के लिए $2 है पर डे है, वो अलग अलग क्राइटेरिया उनका। तो इंश्योरेंस के बिना आप वहाँ एक दिन भी नहीं रह सकते। वो बहुत एक जरूरी है। और जैसे आप जहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, ये नहीं कि झोपड़ी में डाल के छोड़ दिया,
तो एक मिनिमल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है, वो एक लेबर का भी उतना ही है जितना मिडिल क्लास का अपने कंट्री में है। तो इसमें लेके बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट आपके पास रहेगा, लेकिन जब भी आप कहीं बाहर जाए अपना पासपोर्ट कैरी करें, तो फिर उनका जो विजिलेंस है या मिनिस्ट्री ऑफ होम के लोग हैं, वो सिविल ड्रेस में घूमते रहते हैं, और कहीं भी आपको इंडियन देख के पासपोर्ट वैलिड है कि नहीं वो जरूर चेक करते हैं। क्योंकि एक दिक्कत ये है कि हम इंडियंस में पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो गया है, उसके बाद भी अपने कंट्री नहीं आते हैं, वहां पे काम करते हैं। तो एक तो मेरा सब जो भी लोग हमारी इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि जब एज ए इंडिविजुअल आप किसी कंट्री में जाते हैं, तो आप इंडिविजुअल नहीं है, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और जितना दिन वैलिड हो उतने दिन ही वहाँ काम करिए। और जैसे ही आपकी वीजा की वैलिडिटी खत्म हो जाए, ये बेहतर है कि आप इंडिया आइए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एज ए इंडियन हम डिफेम होते हैं, और फिर आगे आने वाली जनरेशन को वीजा लेने में दिक्कत होती है। हालांकि उनका वीजा प्रोसेस काफी मतलब कहते हैं आफ्टर यूएस से सबसे मुश्किल है इसराइल का वीजा लेना। तो उसमें भी कुछ खास बातों का ख्याल रखें, और इस कुछ चीजों का ख्याल रखें, लेकिन कोई हैरेसमेंट नहीं है। इवन उन्होंने एक माध्यम बना रखा है जिसपे अगर आपको, इसको बोलते हैं काव लेवाउड, अगर कोई आपके साथ हरासमेंट कर रहा है, ये लीगल फोरम है, आप वहां तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं वेबसाइट पे, इंग्लिश में भी वेबसाइट है, कोई आपको पैसे नहीं दे रहा, तो आपकी कंपनी के लोग आपके पास आएंगे और आपके मैटर को रिजॉल्व करेंगे। तो इस चीज में बिल्कुल भी चिंतित होने की दिक्कत नहीं है। जैसे मिडिल ईस्ट में इंडियंस के साथ होता है या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं होता है। आप उनके साथ अच्छे रहिए, वो आपके साथ अच्छे से रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, अच्छा इसमें जो लोग हमारा ये इंटरव्यू सुनेंगे, और जो आपने कहा है कि जो उनका जो रिक्रूटमेंट का तरीका है, भर्ती का तरीका, वो एजेंसी टू एजेंसी है, तो हो सकता है कि कोई इच्छुक हो, तो क्या कोई एजेंसी किसके नाम आप बता सकते हैं, या ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं जहाँ वो जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो सही तरीके से कानूनी रूप से सही हों एजेंसीज? आई थिंक इसमें जितना मेरी जानकारी, मैंने कुछ एजेंसियों से बात करना चाहा तो उन्होंने ऑलरेडी सीधे मना कर दिया कि हमारा ऑलरेडी मैन फॉर एसी से टाई अप है इंडिया में। तो ये एज ए इंडियन पर्सन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ राज्य सरकार, जैसे कि आपने हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया एनएसडीसी के माध्यम से, यही तरीका अभी है कि जिनके पास एनएसडीसी का सर्टिफिकेट है तो वो शायद एलिजिबल हो रहे हैं। अभी भी ये बड़े नेशनल स्टेज पे ना तो इसराइल में किसी को पता है इस बारे में कि कैसे लोग आ रहे हैं, और ना वहाँ की एजेंसियों को पता है कि रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है। तो अभी ये शुरुआत है, आई होप कि आने वाले समय में थोड़ा स्ट्रीमलाइन होगा। तो मैन पावर एजेंसियां तो कई हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा तो डायरेक्ट इंटरटेन नहीं करेंगी। अगर आपको जैसे गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ हुआ है, तो जैसे आपने बताया कि करीब 30% लोग ही उसमें पास हो पाए हैं, तो वैसे थोड़ा स्ट्रिंजेंट रहता है उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो आई थिंक जितना अपने कल्चर के बारे में पढ़ लिख लेंगे, कई साल अंदर इंटरव्यू भी आए, तो ये चीजें उनको बेहतर ढंग से सिलेक्शन करता है। जी, तो डॉक्टर साहब आपका कहना है देखिए दो कि तीन जो, चीजें मैं बता दूं सर जी, जैसे जैसे दो तीन चीज मैं बता दूं, उनके क्राइटेरिया क्या होता है। उनका सबसे बड़ा डर ये होता है कि कोई यंग बच्चा है उसको अवॉइड करते हैं, दे प्रेफर द मैरिड पर्सन, और ये इंश्योर करते हैं कि आपके बीवी बच्चे इंडिया में हों ताकि आप वापस आए। तो उनका एक सबसे वैसे इसको कंपनी है, वहाँ से भी कई लोग हर साल जाते हैं। तो वो उसमें भी होता है 25 लोग के बैच में वो 20 लोग को वीजा दे देंगे, 5 को रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो बैचलर है। तो एक तो वो इंश्योर करते हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट देखते हैं 6 महीने का कि आपका जो भी अकाउंट है उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, और आप ठीक ठाक मतलब कैश फ्लो है, वो इंश्योर करते हैं। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आईटीआर रिटर्न भी वो देखते हैं। इसके अलावा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हिस्ट्री ना हो वो इंश्योर करते हैं। और ऐसा पाया गया है कि जो मैरिड लोग हैं उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं वो रेगुलर वापस भी आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर बैच लोग चले गए तो वो वहीं पे सेटल होने की कोशिश करते हैं। और जिसमें मैं एक दो चीजें बता दूं कि इसराइल इज जूस स्टेट, अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ से जा रहा है लड़का, और वहाँ किसी यहूदी लड़की के साथ अभी कुछ होता है, ऐसे कुछ इंडियन में शादी करके वहाँ सेटल हो गए, तो आपका जो बच्चा होगा फर्स्ट जनरेशन, उसको वो यहूदी मानते हैं। इसको जब साइंस में आ रहा होता है मैटरनल साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर मदर यहूदी है तो आपके बच्चे को यहूदी मानेंगे और उसको नागरिकता मिल जाती है। लेकिन अगर कोई लड़की इंडिया से जा रही है और किसी यहूदी से शादी करती है, तो उसके बच्चे को यहूदी की नागरिकता नहीं मिलती, क्योंकि मदर इज नॉट जूइश, तो उस बच्चे को वो यहूदी नहीं मानेंगे। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मुझे लगा ये बताना जरूरी नहीं नहीं, बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये तो। तो मदर को वो, मदर से, अगर लड़की यहूदी है तो उससे जो बच्चा होता है, फादर चाहे वो जूइस हो या नॉन जूइस हो,
उसको नागरिकता मिलेगी। लेकिन अगर मदर बिल्कुल इंडियन है, फादर जूइश है, तो फिर उसको नागरिकता, वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जी जी जी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत आपने अच्छी बात बताई। डॉक्टर साहब एक दो बातें और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे बार बार ये जैसे हम तो मीडिया से पता लगता है कि और कोई सोर्स है नहीं इसराइल के बारे में कि वहाँ युद्ध हो रहा है, बहुत खतरा है। तो मतलब लेकिन साथ में ये भी सुनने को मिलता है कि वहाँ चीजें नॉर्मल चल रही हैं। मेरे कुछ साथी हैं, जी उनसे भी मैंने बात की, तो कहते कि नहीं, ऐसा रूटीन में तो हम सारे काम कर ही रहे हैं। हाँ, वॉर जरूर हुआ था, चीजें वो अलर्ट आता है, अलर्ट के बाद हम अपना प्रिकॉशंस ले लेते हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैंने क्या 4.5 साल में रहा, 2010 से 2015 तक। तो उसमें मैंने 3 वॉर देखे मेरे टाइम में, और मेरे सर के ऊपर आके गाजा पट्टी से रॉकेट फटे हैं। बट जैसे हमारे दिवालियों में रॉकेट छोड़ते हैं, ये कुछ वैसा ही होता है। तो एज ए इंडियन हमें तो डर नहीं लगता, क्योंकि उनके पास जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है। तो जैसे ही वो गाजा पट्टी से रॉकेट छोड़ते हैं, उसका पैराबोलिक पाथ वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये किस एरिया में गिरेगा। तो अगर वो रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहां पे सायरन बजता है। आपके पास 30 सेकंड होता है कि आपको जल्दी जल्दी शेल्टर में खड़ा होना है। हर बिल्डिंग में वहां पे एक शेल्टर होता है, मतलब हर फ्लोर पे। तो मोटी दीवारों के होते हैं कि वो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन उस शेल्टर की दीवार नहीं टूटती, इतना मजबूत होता है। तो जैसे किसी टाउनशिप एरिया में कोई हाई राइज बिल्डिंग है, तो सारे लोग अपने अपने लेवल पे फ्लोर पे शेल्टर में चले जाते हैं। इवन ऑफिशियल बिल्डिंग है उसमें भी होगी। तो उसके बाद आप वेट करते हैं, और वो सायरन तब तक बजता है जब तक ऊपर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। तो मान लीजिए अगर रेजिडेंशियल एरिया में ये रॉकेट गिरने वाला है, तो उनके ट्रक के थ्रू एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स खड़ी होती हैं, और ये नीचे से छोड़ते हैं। और लेजर गाइडेड मिसाइल होता है, और वो हवा में स्ट्राइक करके उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है, और पाइप गिरती है, ब्लास्ट ऊपर ही हो जाता है। तो दैट इज 90% एक्यूरेसी इस आयरन डोम टेक्नोलॉजी की। उन्होंने भी हमारे इंडियन नेवी को भी टेक्नोलॉजी दी है। तो ये इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो मैक्सिमम लाइफ या थ्रेट है वो कम हो जाता है। अब प्रॉब्लम उधर से कि पहले तो वो शॉर्ट रेंज की मिसाइलें थी उनको, बट अब इसराइल ने कहना है कि उनको ईरान ने हेल्प किया है, अब वो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें उन्होंने रख ली हैं। तो पहले जैसे गाजा पट्टी से बीरशेबा जो साउथ में का सिटी है, वहां तक आती थी ये मिसाइल। लेकिन अब वो टेल अवीव, यरूशलेम, इवन हाइफा तक रॉकेट छोड़ देते हैं। और वो क्या करते हैं, एक साथ में 20-20-25 रॉकेट छोड़ रहे हैं। तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो कितने को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब इस बार जो वॉर हुआ है, उसमें वो सक्सीड हो गया कि वो उन्होंने चेन ऑफ मिसाइल्स भेजनी शुरू कर दी, और टनल भी बना रखे हैं अलग अलग, वो भी अपने इनोवेटिव तरीके कर रहे हैं। बट इस माध्यम से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। बट हाँ, ये है कि हम रात में सोए 2 बजे और किसी ने मिसाइल छोड़ दी और सायरन बज गया, तो पूरा नींद से उठ के शेल्टर में जाना पड़ता है। और आपको इंडियन एम्बेसी भी वहाँ काफी गाइड करती है कि आपको पता होना चाहिए गाजा किस साइड में है, और अगर रॉकेट इस साइड से आ रहा है तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट में इधर जाके कार के पीछे, अगर आप सड़क पे हैं जहाँ शेल्टर नहीं अवेलेबल है, तो वहां बैठ जाइए, ताकि आपको पता रहे कि आप इंजर्ड नहीं होंगे। तो ऐसी थोड़ी मोड़ी एजुकेशन ट्यूटोरियल के माध्यम से वो देते रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता है, स्पेशली जब आप नॉर्थ पार्ट में, जब बीरशेमा से ऊपर है। उधर जब साउथ पार्ट में डिजर्ट एरिया में है, क्योंकि वो लोग ग्रीन हाउस में खेती करते हैं, तो उधर टाइम कम मिलता है, वो नजदीक में, वहाँ थोड़े रिस्क होते हैं। बट फिर भी मतलब मेरे पूरा विश्वास है कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, और उससे आप सुरक्षित है देश में। और दे मतलब लव देयर आर्मी पीपुल, सारे यंग बच्चे ही होते हैं, और इंडियंस को बहुत प्यार करते हैं। और हर आर्मी इंडियंस का इजरायली हर दूसरा तीसरा बंदा आर्मी फिनिश करने के बाद इंडिया घूमने आता है। तो इसलिए हर एक सोल्जर से हमारा इंडियन का टाई अप है, कहीं भी मिलते हैं तो बड़े ही खुश होकर मिलते हैं। और ये होदू, इंडियन को होदू बोलते हैं। और वो बताते हैं कि हम ऋषिकेश गए थे, हम पुष्कर गए थे, हम हिमाचल गए थे। तो वी आर वेरी फ्रेंडली विथ ईच अदर। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे सिर्फ दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपने जैसे बताया कि वो इंडियंस को बहुत प्यार करते हैं, और साथ में आपने ये बताया कि थोड़ा सा, क्योंकि इंडियंस को प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया में जो इजराइल के लोग हैं, यहूदियों का कभी भी कोई शोषण नहीं हुआ, उन पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। साथ में आपने कहा कि लेकिन वो थोड़ा मुसलमानों से थोड़ा एंटी महसूस करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं, तो क्या उनको मतलब वो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसराइल इज जूस स्टेट, बट इसराइल के अंदर आपको कुछ पैच मिलेंगे जहाँ पे अरब लोग रहते हैं।
तो मेरे खुद अरब दोस्त हैं, लेकिन उनका सिक्योरिटी है उनपे, जैसे 1967 में जब वार हुआ तो कई मुस्लिम कंट्रीज, कंट्री मिलकर अटैक किया, तो आदमी थोड़ा नकारात्मक या स्केप्टिक हो ही जाता है। बट दैट इज जेन्युइन है, अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो आप उससे अलर्ट रहेंगे ही। और मैंने खुद देखा है अपना, कई मुस्लिम फ्रेंड हैं जो इंडिया से इसराइल गए रिसर्च करने अपने फील्ड में, मैं बता लो पीएचडी करने, और अब कहीं गए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वहां पे मैं ये कह सकता हूँ, हाँ डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो अरब डोमिनेटिंग एरिया है, तो वहां पे थोड़ा डेवलपमेंट मुझे कम दिखता है। और जहाँ जूश सेटलमेंट है, तो वहां पे डेवलपमेंट ठीक ठाक दिखता है। तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन वहाँ के नेटिव मुस्लिम या अरब पॉपुलेशन के साथ जरूर मैं कह सकता हूँ। जैसे उनका रमजान का जो महीना होता है, तो उसमें उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, तो उसमें थोड़ा वानाकानी करते हैं, तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो अपने लोकल मुस्लिम के साथ है। बट इंडियन मुस्लिम के साथ ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि इंडिया में भी हम लोगों ने परसेप्शन बना लिया, इसराइल के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं है। और इसराइल ऐसा बिल्कुल कंट्री नहीं है कि वो किसी रिलीजन के अगेंस्ट में हो। क्योंकि आपको कुछ वहाँ की क्नेसेट में मैं 3 बार गया हूँ, मैं वहाँ पे एक एमपी है, फेलो ऑफ इजराइली सेंटर में रहा हूँ 1 साल। उसके बाद मेरे और भी टाइप रहे हैं इजरायलियों के साथ। तो वहाँ के मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से भी पार्लियामेंट में डिस्कशन किया हूँ। तो दे आर नॉट एनी अगेंस्ट एनी रिलीजन। आपको बहुत अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे अरब, बहुत अच्छे साइंटिस्ट मिल जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो मुस्लिम है, अरब है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई परसेप्शन बनाना चाहिए। आप ऑनेस्ट रहिए, आप ईमानदार रहिए, आप ईमानदारी से बात करिए, और कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी मत इन्वॉल्व होइए जिससे कोई समस्या आपके लिए जी अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल। जैसा कि रोहतक और लखनऊ में जो भर्ती हुई थी, मेरी सरकार से के लोगों से बात हुई है, वो जल्दी ही रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं कि वो जो जिन्होंने स्किल टेस्ट दिया था और उनमें से किन को वो इजराइल भेजेंगे, किन को नहीं भेजेंगे, लिस्ट आ जाएगी। तो जो लोग जाएंगे, यानी कि जिनका फाइनल हो जाएगा, वीजा लग जाएगा, और ऐसा कह रहे हैं कि वो चार्टर्ड प्लेन से यहाँ से 700 से 1000 के बैच में लेके जाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग जाएंगे, फर्स्ट टाइम इसराइल जाएंगे, उनको किस तरह की तैयारियां कर लेनी चाहिए? कुछ तो ओबियसली क्या लेके जाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, मेंटली किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए? आखिरी सवाल। है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा, क्योंकि ना, क्योंकि वहाँ का फूड कल्चर अलग है। तो सबसे पहली बात तो हम वीजा से स्टार्ट करते हैं। जो उन्होंने वीजा में ये कुछ क्लियर किया, पासपोर्ट जो है फ्रेश ना हो, किसी कंट्री का लगा हुआ वीजा तो ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं भी है तो कम से कम 1 साल बाद पुराना पासपोर्ट हो आपका। तो सबसे, और सारे डॉक्यूमेंटेशन जो जो इन्फॉर्मेशन में वीजा एप्लीकेशन में डालना है, उस सबके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने चाहिए आपके पास। और कोई चीज फर्जी न लगाए, क्योंकि वो आपका फिर फॉर एवर आपका रास्ता बंद कर सकता है। जो सच है वो बता दें हमको। उसके बाद यहाँ से ही रिटर्न टिकट आप बुक कर लें। जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है और आपको जाना है, तो 2 and 4 टिकट बुक करिए, और इन दिल्ली से ही बुक करिए। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा मार्च में जा रहा है, तो मार्च से 11 महीने बाद की आप रिटर्न डेट डाल सकते हैं। अगले साल जनवरी में डाल लीजिए, फरवरी में डाल लीजिए, इतना लंबा आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके टिकट की कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आप इंडिया से रिटर्न टिकट बुक कर रहे हैं, अगर आपने कहा कि नहीं इंडिया से मैं तेल अवीव जाऊंगा, उधर से आऊंगा तो फिर दूसरी टिकट कराऊंगा, तो वो आपको महंगी पड़ेगी। और उसके बाद मान लीजिए आप 11 महीने बाद या 6 महीने बाद ही आना चाहते हैं, या आपको लगता है 11 महीने के बाद नहीं, आप 18 महीने बाद आते हैं, तो आप इसराइल में जाके अपना टिकट रीशेड्यूल कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। तो इससे काफी पैसे इंडियंस के बच सकते हैं। तो सबसे बड़ा सुझाव यही है कि आप अपना रिटर्न टिकट करिए और इंडिया से करिए। उसके बाद वहाँ पे जो खाने का सिस्टम है, देखिए वो एक ब्रेड होता है जिसको हम पाव रोटी बोलते हैं इंडिया में, मोटा वो। आटा नहीं मिलेगा आपको वहाँ, चपाती नहीं मिलेगी, और वहाँ चावल भी नहीं होता है। मैं 5 साल चावल खाता था हरियाणा के ही, दावत बासमती चावल वहाँ खाता था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हरियाणा का चावल ईरान और इसराइल तक एक्सपोर्ट हो रहा है, और हम हरियाणा की चावल वहाँ खाते थे। तो अगर रोटी खाना है तो आपको आटा वहाँ खरीदना पड़ेगा, और आटे कुछ इंडियन शॉप मिल जाएंगी। कुछ रामला करके एक जगह है, तेल अवीव में है, तो वहाँ लेंगे, थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो अगर आप शौकीन हैं तो आप आटा कैरी कर सकते हैं अपने साथ थोड़ा मोड़ा, क्योंकि ज्यादा तो कैरी नहीं कर सकते। हेयर ऑयल नहीं मिलता है, जैसे हमारे इंडिया में हैबिट है कि हम लोग नहा के तेल लगाते हैं सरों में। तो वहाँ पे कोई हेयर ऑयल का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप हेयर ऑयल अपने साथ ले लीजिए। वो लिविंग सीट मत ले जाइएगा, क्योंकि उनके एयरपोर्ट पे से हम चेक इन करते हैं इंडिया में, तो वो सारा बैग स्कैन करते हैं। वहाँ
पे आप उतर के लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे, तब भी वो रैंडम स्कैन करते हैं। जैसे एक बार मेरा फ्रेंड था, तो मसालों में बड़ी इलायची ले गया था, तो उसके अंदर सीड्स होता है। तो उनको काफी सस्पिशियस था कि सीड्स कैसे ले आ सकते हो आप। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए कोई भी सीड्स का आइटम मत ले जाइएगा, ना वहां से ले आइए, ना यहाँ से इंडिया से वहां ले जाइए। वो क्वारंटाइन का इश्यू होता है। तो लिविंग थिंग्स को इधर से उधर मत करिएगा आप। बाकी तो बेसिक मसाले का एक इशू है, अगर मसाला आप इंडिया से ले आ सकते हैं। और अगर आप वहाँ होटल में बाहर खाते हो तो महंगा पड़ता है। अगर आप बेसिक किचन बना रहे हैं आप, तो आप आराम से बहुत सस्ते में वहाँ पे, बहुत ज्यादा महंगाई नहीं है, हमें लगता है कि खाना बना के खाएं तो इजिली आपका खर्चा बहुत कम पैसे में निकल जाएगा। और बाकी तो वहाँ के चीजें हैं जो धीरे धीरे आप कल्चर में कर लेंगे। वहाँ पे लोग इंडिया के तो 3 टाइम खाने नहीं बनाते, हफ्ते में एक बार खाना बना लिया, 2 बार खाना बना लिया, तो फ्रिज में रख देते। और जैसे चावल बनाया एक बार, उनको लगता है कितना एनर्जी गैस क्यों बर्बाद करना, वो एलिक्यूट करके अलग हिस्सों में बना देते हैं और वो माइक्रोवेव में 30 सेकंड गर्म किया और वो खा लिए। तो ये वहाँ का सिस्टम है। वो लोग हंसते हैं इंडियंस पे कि तुम्हारे यहाँ औरतें दिन में 3 बार खाना बनाती है तो काम कर सकती है। तो ठीक है, ये हमारी कंट्री का कल्चर, उनका कल्चर ये कि गैस बचाना है और एनर्जी सेविंग करनी है। तो और बहुत ही कम खाते हैं। उनको आप एक पीता और 2 खीरे टमाटर दे दीजिए, मक्खन दे दीजिए, उसमें उनका लंच हो जाता है। इसलिए आपको हर इजरायली फिट भी दिखेगा। तो थोड़ा हो सकता है फूड हैबिट में एक दिक्कत है एडजस्ट करने में। हाँ, अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए थोड़ी और दिक्कत हो सकती है। बट ये है कि आप अगर खुद बना के खा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये खाने को लेके हो गया। एक मैंने कहा इंश्योरेंस को लेके, बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आप वहाँ एक दिन भी नहीं रह सकते। तो साल भर का या जितना दिन का टेन्योर है वो आपका एम्प्लॉयर देगा, या जहाँ भी आपकी एजेंसी है उससे बोलिए मेरा इंश्योरेंस देखो, कोई भी बीमारी होती है आप, तो उनके पास में थोड़ी बोलते हैं, आप वहाँ जाइए, आपको फ्री में डॉक्टर जो है सलाह देगा। और फ्री में वहाँ पे मेडिकल की शॉप है, वहाँ से फ्री में आपको दवा मिलती है। तो ये सिस्टम आप बहुत ही अच्छा है, मेडिकल में कोई खर्चा नहीं है। गर्दन के नीचे का हर पार्ट कवर होता है। अगर ऊपर की कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे आई की आगे, डेंटल के आगे, उसका इंश्योरेंस में कवर नहीं होता और वो फिर इलाज काफी महंगे हैं। तो कोशिश करिए कि अपने गर्दन के ऊपर के हिस्से को अच्छे से बचा के रखिए। और ऐसा थोड़ा मेडिकल का कोई ऐसा नहीं है, वैसे भी यंग लोग होते हैं तो ज्यादा मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये कुछ चीजें हैं जिसको मैं सोचता हूँ ये जरूरी है। खान पान से जाने से पहले तैयारी करने से, और क्या चीज ले जाएं, तो मसाले, ऑयल, ये चीज ले जाएं। मस्टर्ड ऑयल आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे, जैसा रिफाइंड ही मिलता है। इवन जो कपड़े भी धोते हैं वो डिटर्जेंट हमारी तरह नहीं, वो हाथ से धोते हैं। सबके पास वॉशिंग मशीन होती है, इवन इंटर भी होती है, और उनके अपने डिटर्जेंट होते हैं। अगर आप इंडिया के डिटर्जेंट यूज करेंगे तो उसमें इतनी झाग निकलती है कि वो बाहर आ जाता है मशीन से। तो ये सारी चीजें आपको वहीं मिल जी जाएंगी जी। और हो सकती है कोई जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब हमारे पास अभी सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, तो एक दो बातें बस थोड़े से, हमने बड़ी सीरियस डिस्कशन की। ऐसा कौन सा इंडियन सेलिब्रिटी है, कुछ एक नाम जिनको लगभग हर इजराइल पहचानता है, जैसे मोदी साहब को पहचानते हैं, तो ऐसे सेलिब्रिटी कौन कौन जी। से हैं? अरे दे आर वेरी क्रेजी अबाउट आवर बॉलीवुड। जब अब तो उनके अपने भी सिनेमा हो गए। राज कपूर के बहुत दीवाने हैं, शाहरुख खान, सलमान खान। और पुराने गाने भी वहाँ पे लोग अपने कार में बजाते हैं। और इवन यहाँ की जो लिरिक्स होती है उसमें वो हिब्रू गाने बनाते हैं। तो आई थिंक राज कपूर इज वेरी फेमस पर्सनालिटी। आई डोंट नो हाउ दिस कनेक्शन, बट अब यंग लोगों को नहीं, तो पुराने लोग हमेशा राज कपूर का जिक्र करेंगे, शाहरुख खान, सलमान खान। ये बड़े ही फेमस सेलिब्रिटी इंडिया में। इवन वहाँ के राष्ट्रपति जो थे, शिवन परेश, उनके बेडरूम में महात्मा गांधी की फोटो थी हमारे। और वो ऐसा मानते थे कि हर राष्ट्र होने से पहले ये जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है गाजा पट्टी का और इसराइल का, वो ये बिलीव करते थे कि इसको बातचीत से हम सुलझा सकते हैं। तो लाइक हमारे महात्मा गांधी उनके लिए रोल मॉडल थे वहाँ के राष्ट्रपति के लिए, कि अहिंसा से भी शांति लाई जा सकती है। तो इस तरीके का बहुत ही हमारा स्ट्रांग है। अगर कोई बच्चा जानना चाहता है, एक बुक है, सॉल सिंगर उसके ऑथर है, स्टार्टअप नेशन, वो जरूर पढ़े जाने से पहले। उसमें वहां पे कितने इनोवेशन होते हैं वो जरूर सीख के आए, और उस किस तरीके से बिजनेस करते हैं। तो वो आपसे यहूदी कल्चर के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। एक चीज और बता दूं, इसराइल इज नॉट अ कंट्री टू फ्रूट सलाद। तो वहां पे आपको रशियन ओरिजिन के यहूदी, अफ्रीकन ओरिजिन के यहूदी, यूरोप के यहूदी, एशियन के यहूदी, मतलब काले, गोरे, सांवले, हर तरह के यहूदी मिल जाएंगे। तो जो जहां से आया वो अपनी एक टेरिटरी में मिक्स हो जाते हैं। आपको बहुत रशियन भी मिलेंगे, अफ्रीकन भी मिलेंगे, और इंडिया से भी मिलेंगे। 80,000 इंडियन ओरिजिनल जाके यूएस वहां पे सेटल हो चुके हैं। वहां की जो आबादी है करीब 80 लाख से ऊपर हो गई है।
जिसमें हम अपने 80,000 करीब इंडियन ओरिजिन के यहूदी मिल जाएंगे, जिनको हिंदी आती है, कल्चर प्रोग्राम करते हैं, उनकी अलग सोसाइटीज है। और 26 अगस्त, जनवरी, 15 अगस्त पे वो एम्बेसी वगैरह में इवेंट होते हैं, इंडियन कल्चर प्रोग्राम होते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप इंडिया से बहुत दूर है, कहीं ना कहीं आपके रूट्स वहाँ कनेक्टेड हैं। मराठी लोग काफी है, माय बोले करके एक मैगजीन आती है, कई अच्छे बिजनेसमैन हो गए होली में इंडिया से वहां जाके। तो आप फेसबुक के माध्यम से ऐसी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, और बहुत ही अच्छे, मतलब आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं शहर में। आप वीकेंड में अपने लोगों के साथ उठिए, बैठिए, एंजॉय करिए, और काम जी डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत सारी जानकारी इसराइल के बारे में, बहुत कुछ नया, मेरे लिए भी बहुत कुछ नया था जो आपसे जानकारी मिली। और आपने हमें समय दिया, इसराइल के बारे में इतनी जानकारी दी। और मैं चाहूंगा कि हम आपके साथ एक डिस्कशन और रखें। अभी फिलहाल इस वीडियो को मैं एडिट करके इसको लगा दूंगा, और मुझे पता है बहुत सारे सवाल आएंगे। कोशिश आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार और समय निकाल के हमारे आप दर्शकों के साथ जुड़े। नमस्कार। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद।